चैप्टर 6 में हम लोग जो अभिक्रियाओं के प्रकार है उसमें नेक्स्ट अभिक्रिया जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो हमारी उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया है और इसमें से बेटा क्वेश्चन भी आता है और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आपका जो कट के सिलेबस आना था कोविड-19 की वजह से वो आ चुका है। 7 चैप्टर जो मैंने आपको पढ़ाया है बहुत लेंथी सा, वो आपके नहीं आएगा, कट हो चुका है ना। लेकिन हाँ, ये चैप्टर जो मैं पढ़ा रही हूँ केमिस्ट्री का, ये आपके आएगा, है ना। तो इसको अच्छे से पढ़ लें बेटा। सारी अभिक्रियाएं जो हैं वो आपको आनी चाहिए और नहीं अगर समझ आ रहा कुछ तो मुझे मैसेज करें और पूछ लें, है ना। तो उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया जो है हमारा नेक्स्ट प्रकार जो आज हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रियाएं क्या होती है। सबसे पहले हम लेते हैं उत्क्रमणीय अभिक्रिया। उत्क्रमणीय अभिक्रिया और दूसरा है हमारा अनुत्क्रमणीय। पहले उत्क्रमणीय को समझते हैं बेटा। जैसे ये कोई अभिकारक A है और इसके साथ जुड़ रहा है B, ठीक है। ये आपस में जुड़कर एक अभिकारक बना रहे हैं C और D। आ रही बात समझ में। ये जब आपस में जुड़ जाते हैं तो एक अभिकारक बना यानी ये अभिकारक है दोनों, ठीक है। ये आपस में जुड़कर ये उत्पाद बना रहे हैं। आ गई बात समझ में। तो उत्क्रमणीय अभिक्रिया में क्या होता है कि ये जो उत्पाद बना है ना उसको चेंज करके वापस हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, अभिकारक प्राप्त कर सकते हैं। यानी अभिकारक से उत्पाद बनता है, ये तो नॉर्मल चीज है ना। ए से ए और बी को हम जोड़ रहे तो सी और डी बन रहा है। लेकिन अगर हमें जरूरत है तो हम इस उत्पाद से वापस क्या कर सकते हैं, अभिकारक का निर्माण कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि इसमें पहले क्या होता है, अभिकारक जो होते हैं, अभिकारकों से उत्पाद बनता है और उत्पाद से पुनः अभिकारक बनते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये ऐसी अभिक्रियाएं, अगर इसकी डेफिनेशन बनाएं तो क्या बनेगी, ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनता है और उत्पाद से हम पुनः अभिकारक को क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो ऐसी क्रियाओं को हम क्या कर सकते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को हम उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। परिस्थितियां यानी उत्क्रमणीय अभिक्रिया वो अभिक्रिया होती है जिसके अंदर अभिकारक जो है अभिक्रिया करके उत्पाद बनाते हैं और उसी समय उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद भी अभिक्रिया कर कर वापस क्या बना लेते हैं, अभिकारक बना लेते हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, उत्क्रमणीय अभिक्रिया कहते हैं। आ रही बात समझ में। अब आगे और पॉइंट क्या होते हैं, देखो यहां पर आगे और अगर इसको हम समझते हैं तो देखो ये दोनों दिशाओं में चलती है। ये दोनों दिशाओं में चलती है, मतलब अभिकारक से उत्पाद बन रहा है लेकिन फिर से उत्पाद जो है वो वापस क्या कर रहा है, क्या बना रहा है, अभिकारक बना रहा है। तो इसके अंदर इस तरीके के तीर लगाया जाता है। सिंगल तीर नहीं लगाते और कौन से तीर लगाते हैं, अर्ध तीर लगाया जाता है। क्यों, दोनों दिशाओं में चल रही है, यानी अभिकारक से क्या बन रहा है, उत्पाद, और उत्पाद से पुनः क्या बन रहा है हमारे पास, अभिकारक। इसलिए इसमें अर्ध तीर का जो है वो निशान लगाया जाता है। आ रही बात समझ में। अब देखो इसका एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो इसका एग्जाम्पल है हमारे पास N2 नाइट्रोजन, उसको हम हाइड्रोजन से जोड़ते हैं तो हमारे पास बनता है NH3। NH3 मतलब अमोनिया, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस और ये अमोनिया गैस बनती है। तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हेबर प्रोसेस कहते हैं वैसे इसको, ठीक है, फैक्ट्रीज में करा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जब जुड़ती है तो क्या बनता है, अमोनिया बनता है। और हम चाहें तो अमोनिया से वापस क्या प्राप्त कर सकते हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए ये तीर नहीं लगाकर और हम कौन सा तीर लगाएंगे, ये वाला तीर हम लगाते हैं। तो अर्ध तीर का क्या किया जाता है, निशान लगाया जाता है। अब इक्वेशन बैलेंसिंग देखो बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन के 2 परमाणु है लेकिन यहाँ पर एक ही है, तो आगे हम क्या लगा देंगे, 2,
ठीक है। अब हाइड्रोजन के इधर 3 है, आगे ये हो गए तो कितने हो गए टोटल? 6 हो गए ना, तो यहाँ पर तो 2 ही रह गए, तो आगे क्या लगा दे? 3, तो 3 दूनी 6। आ गई बात समझ में? तो इसको इक्वेशन को आप लोग बैलेंस करोगे, ठीक है। नाइट्रोजन के यहाँ पर चूंकि 2 थे, लेकिन इधर कितना था? पहले 1 ही था, तो N2NH3 तो अमोनिया होता ही नहीं है, तो आगे 2 लगाया हमने, है ना, तो नाइट्रोजन बैलेंस हो गई, है ना। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन 3 थी और ये 6 हो गई, और यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ही थी, तो आगे हमने क्या किया? 3 लगा दिया, तो 3 दूनी क्या हो गया? 6 हो गया। तो ये हमारी कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण हो गया? उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। समझ में आ गया कि डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। उत्क्रमणीय अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक से उत्पाद बनाया जाता है, उन्हीं परिस्थितियों में उत्पाद से वापस क्या प्राप्त किया जा सकता है? अभिकारक प्राप्त किया जा सकता है, उसे उत्क्रमणीय हम अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। ये अभिक्रियाएं जो है, दूसरा पॉइंट होता है, दोनों दिशाओं में चलती है, दोनों दिशाओं में चलती है। दोनों दिशाओं में चलने का क्या मतलब है? अभिकारक से उत्पाद और उत्पाद से वापस अभिकारक बन सकता है। तीसरा पॉइंट, कौन सा तीर लगाते हैं? अर्ध तीर लगाते हैं, ठीक है। अर्ध तीर जो है उत्क्रमणीय अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है इंपॉर्टेंट, कि यहां पर कभी भी, चौथा, अभिकारक की मात्रा शून्य नहीं होती है। क्या मतलब समझ रहे हो? अभिकारक की मात्रा शून्य नहीं होती। देखो, C+O2 CO2 बना, यानी कोयले को हमने ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड गैस से हम चाहें कि हम वापस क्या प्राप्त कर ले? कोयला प्राप्त करेंगे तो हमें नहीं होगा, यानी जितना भी कोयला था वो किसमें परिवर्तित हो चुका है? CO2 के अंदर परिवर्तित हो गया है, ठीक है। यानी ये कोयले को हम जैसे 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 जलाते जाएंगे तो धीरे धीरे क्या बनती जाएगी? CO2 बनती जाएगी। आगे बात समझ में? एक टाइम ऐसा आएगा कि पूरा कोयला शून्य हो जाएगा, मात्रा इसकी शून्य हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये पूरा का पूरा किसमें चेंज हो गया है? कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गया है। लेकिन उत्क्रमणीय अभिक्रिया में अभिकारक की मात्रा शून्य नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखो बेटा, यह नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये अमोनिया हाथों हाथ वापस किसमें चेंज हो रही है? नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में चेंज हो रही है। मतलब सपोज करो कि 10 ग्राम है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अमोनिया में चेंज हुई, मतलब अभी 10 ग्राम में से 5 ग्राम ही चेंज हुई, लेकिन ये 5 ग्राम जो अमोनिया बन रही है ये वापस भी तो इसमें चेंज होती जा रही है। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए कभी भी अभिकारक जो होते हैं उनकी मात्रा इसमें शून्य नहीं होती। क्यों? क्योंकि अभिकारक उत्पाद बनाते हैं, तो उसी परिस्थिति में उत्पाद भी तो अभिकारक बना रहे हैं, वापस इन्हीं का निर्माण कर रहे हैं, तो अभिकारक और उत्पाद की मात्रा कभी भी शून्य नहीं होती। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आ गई हमारी उत्क्रमणीय अभिक्रिया। और अगर हमारे जैव रासायनिक क्रियाएं देखें, हमारे मानव शरीर के अंदर उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण देखते हैं तो क्या होता है बेटा? कौन सा उदाहरण है? आप श्वसन की क्रिया करते हो, सांस लेते हो, है ना। तो देखो यहां पर क्या होता है, ऑक्सीजन को फेफड़ों तक मतलब फेफड़ों से ऑक्सीजन हम लोग सांस ले रहे हैं, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन ले रहे हैं अंदर, है ना। तो ऑक्सीजन जो हम ले रहे हैं वो रक्त के माध्यम से हमारे मस्तिष्क की कोशिकाओं तक पहुंचाई जाएगी, है ना। तो रक्त में क्या उपस्थित होता है जिससे ये ऑक्सीजन जुड़ती है? तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन जो होता है ना, हीमोग्लोबिन जो होता है वो क्या करता है, उससे ये ऑक्सीजन जो होती है वो जुड़ती है, ठीक है, और क्या बना लेती है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जैसे ही ये मस्तिष्क तक यानी ब्रेन तक पहुंची, ऑक्सीजन अलग हो जाएगी और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी। तो समझ में आ रहा है? यहां पर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन अभिकारक का काम कर रहे हैं, ठीक है। ये दोनों अभिकारक है, फेफड़ों में ये जुड़ते हैं तो क्या बनता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन।
ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब मस्तिष्क तक पहुंच जाता है तो वापस किसमें टूट जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाती है और हीमोग्लोबिन अलग हो जाती है। आ रही बात समझ में? तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की जगह अगर कार्बन डाइऑक्साइड जुड़ती है तो हीमोग्लोबिन की जगह, ऑक्सी की जगह क्या बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है। तो ये अभिक्रिया हमारे इंसानों के शरीर के अंदर होती है, जो कि उत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं बेटा, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, जस्ट अपोजिट हो जाएगी इसके। सेकंड हमारा पार्ट आता है अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया। ये क्या चीज होती है? यहां पर अभिकारक से उत्पाद बन रहा था और उत्पाद वापस अभिकारक का निर्माण कर रहा था, पर यहां पर ऐसा नहीं होता, अणु आ गया है। अणु मतलब उत्क्रमणीय नहीं है। आ रही बात समझ में? यहां अभिकारक से उत्पाद बनता है लेकिन उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता, ठीक है? यानी एक ही दिशा में चलती है, जैसे कि C+O2 क्या बना, CO2। कोयले को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमने जलाया, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी। लेकिन अब हम चाहें कि कार्बन डाइऑक्साइड वापस कोयले में परिवर्तित हो जाए, नहीं हो पाएगी ना, तो इसीलिए ये कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है, अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण है। तो अभिकारक से उत्पाद तो बन जाता है, यानी कार्बन और ऑक्सीजन जुड़े हैं, CO2 बन गई, लेकिन CO2 से वापस हम जो कार्बन है और ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाते, कोयला हम प्राप्त नहीं कर पाते। तो ये अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया का उदाहरण हो गई। अब ये एक ही दिशाओं में चलती है, ठीक है, यानी इसका नेक्स्ट पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा है कि ये एक दिशा में चलती है, एक दिशा में चलती है, ठीक है, यानी अभिकारक से सिर्फ उत्पाद बनता है, उत्पाद से अभिकारक नहीं बनता। फिर अर्ध तीर की जगह इसमें क्या लगाया जाता है, पूर्ण तीर लगाया जाता है। ये पूर्ण तीर इस तरह से इसमें लगाया जाता है, ठीक है। अब अभिकारक की मात्रा शून्य नहीं होती, लेकिन अभिकारक की मात्रा यहां पर क्या हो जाती है, शून्य हो जाती। क्यों? क्योंकि CO2 O2 का एक टाइम ऐसा आता है जो पूरी की तरह किसमें चेंज हो गए, कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो गए, तो यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, बचेगा। आ रही है बात समझ में? तो ये आपके एग्जाम्पल हो गए। अंतर आपको पूछा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है, अंतर पूछा जाता है बेटा, उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया में अंतर बताइए। तो 3 ये लिख रखे मैंने, अभिकारक दोनों दिशाओं में चलती है, अर्ध तीर, अभिकारक की मात्रा शून्य नहीं होती, और एक एग्जाम्पल लिख देना हैबर प्रोसेस वाला जिसमें अमोनिया बन रही है, और इधर लिख देना CO2 जो कार्बन और O2 से बन रही है। आ रही बात समझ में? तो ये आपके एग्जाम्पल्स और जो है उत्क्रमणीय और अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया के अंदर अंतर हो गए। नेक्स्ट अभिक्रिया का प्रकार बेटा हमारे पास है, वो है मंद व तीव्र अभिक्रिया, ठीक है। मंद और तीव्र, तीव्र मतलब क्या होता है, तेज, ठीक है, तेज, यानी ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जो बहुत जल्दी हो जाती है, जिनको पूर्ण होने में क्या होता है, कम समय लगता है, और वो समय कितना होता है, 10⁻⁻10 सेकंड के बराबर होता है, मतलब इतनी फास्ट वो अभिक्रिया होती है, तो उस अभिक्रिया को हम तीव्र अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल जो है कौन सा है, प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य जो रिएक्शन होती है वो तीव्र अभिक्रिया का उदाहरण है। 10⁻⁻10 सेकंड लगती है, और जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार जो है रिएक्शन करते हैं तो लवण और जल बनता है। उदाहरण इसका, ठीक है, HCl एक प्रबल अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल क्षार NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है, प्लस माइनस, ये किसके साथ चला जाएगा, इसके साथ चला जाएगा, और ये इसके साथ चला जाएगा, तो Na प्लस वाला है तो पहले आएगा, Cl माइनस है तो बाद में आएगा, ठीक है, प्लस माइनस आ गया, ठीक है। फिर यहाँ पर HOH और H2 है, हाइड्रोजन कितने हो गए, 2, तो यहाँ पर H2O हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे बना, H प्लस है माइनस है, ठीक है, Cl Na प्लस है, ये क्या है OH माइनस है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहला वाला ये प्लस जो है किसके साथ जुड़ेगा, इसके माइनस के साथ, तो यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1, यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 1 और 1 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, H2
तो ये हो गया 2, और यहाँ पर क्या है, साथ में इसके ऑक्सीजन है, तो H2O बन गया। आ रही बात समझ में? फिर देखो नेक्स्ट Na है, ये हाइड्रोजन तो इसके साथ जुड़ ही चुका है, Na प्लस है और Cl माइनस है, प्लस वाला पहले आता है तो Na पहले हो गया और Cl माइनस, तो क्या बन गया, लवण NaCl और जल बन गया। समझ में आ गया? तो ये होता है। इसके अलावा ये सिल्वर नाइट्रेट आप देख रहे हो, उसकी रिएक्शन हम अम्ल से करवा रहे हैं, ये सेकंड एग्जांपल है, HCl प्लस AgNO3, तो क्या बन गया, सिल्वर क्लोराइड बन गया, AgCl प्लस HNO3 बन गया, है ना। तो ये अभिक्रिया जो होती है वो हमारी होती है, देखो प्लस माइनस, ठीक है, ये इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, HNO3, ठीक है, Ag और Cl बच रहा है, ये आपस में जुड़ेंगे प्लस माइनस वाले, तो Ag के पास सिल्वर है, इसके पास प्लस है, और ये Cl के पास माइनस, तो पहले आएगा प्लस वाला, तो Ag पहले आया, ठीक है, और Cl बाद में आया, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो इस तरीके से ये अभिक्रिया होती है। फिर एक इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आती है, अर्ध आयु काल क्या होता है। तो अर्ध आयु काल, आयु जो है वो कितना है, रिएक्शन को होने में टाइम कितना लगता है, 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड लगता है। अगर हम इसका आधा कर दें, ठीक है, 10 टू द पावर माइनस 10 सेकेंड का आधा कर दे तो क्या कहलाएगा, अर्ध आयु काल कहलाएगा। या इसकी परिभाषा देते हैं कि अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाता है, अभिकारकों की आधी मात्रा को उत्पाद में लगने वाला समय जो है वो अर्ध आयु काल कहलाता है। कैसे, जैसे कि सपोज यहाँ पर 10 ग्राम है, ये 10 ग्राम है, ठीक है, अब ये बना हमारे पास 10 ग्राम, ये बना 10 ग्राम, ये बना, ठीक है, ये दोनों हमारे पास बने हैं, लेकिन इसका आधा कितना है, 5, इसका कितना है 5, तो 5 ग्राम को, यानी ये अभिकारक की आधी जो मात्रा है उसको ये उत्पाद में चेंज होने की जो लगने के लिए जो समय लगा है उसे हम बोलेंगे अर्ध आयु काल। यानी अभिकारक की आधी मात्रा को उत्पाद में बदलने में लगा समय क्या कहलाएगा, अर्ध आयु काल। जैसे कि 10 ग्राम था, इसको उत्पाद बनाने में लगे 10 मिनट, है ना, सपोज, ठीक है, तो यहाँ पर 5 ग्राम में तो कितना लगेगा, 5 मिनट, है ना, तो ये 5 मिनट क्या हो गया, अर्ध आयु काल हो गया। आ रही बात समझ में? तो ये अर्ध आयु काल की डेफिनेशन आपको पूछी जा सकती है। उसके बाद आता है मंद अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसको, मंद मतलब धीरे, तो ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में कई दिन, साल या सप्ताह लग सकते हैं, तो वैसी अभिक्रियाओं को हम क्या कहेंगे, मंद अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसको पूर्ण होने में हमें कई दिन, सप्ताह या साल लगते हैं, मंद अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि लोहे का जो जंग लगता है, जंग हमारे एक दिन में तो नहीं लगता कि आज लोहे का गेट लगाया जंग लग गया, नहीं ना, कई साल लगते हैं, कई सप्ताह लगते हैं, कई दिन लगते हैं, कई जो है टाइम लगता है ना। तो उदाहरण है इसका जंग लगने का, FeO2 और जल, यानी आयरन में ऑक्सीजन की उपस्थिति में और आर्द्रता की उपस्थिति में क्या लगता है, जंग, और जंग का सूत्र है Fe2O3.3H2O। आ रही बात समझ में? तो ये हमारी किसका एग्जाम्पल हो गया, मंद अभिक्रिया का एग्जाम्पल हो गया। इसे आप पढ़ लें अच्छे से।